नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि पता है कि ये डेली आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल, प्यारा सा यूट्यूब चैनल है, एक स्ट्रगल वाला, संघर्ष वाला, विद्यार्थी तक, उस पर आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास डेली प्रोवाइड की जाती है। ठीक ठंडी का टाइम है, आप लोग सुबह सुबह उठ जाते होंगे, जहाँ तक है, हालांकि उठने की इच्छा तो नहीं होती होगी। ठंडी का माहौल इस समय धीरे धीरे चल रहा है और दिवाली का माहौल तो है ही है। आइए हम लोग अपनी करंट अफेयर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, करंट अफेयर की क्लास आप लोग डेली देखा करिए और क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आप लोगों के लिए ही इतने मेहनत के साथ सेलेक्ट करके पहुँचाए जाते हैं, जो कि आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी का दीजिए, बैंक का दीजिए, रेलवे का दीजिए, यूपीएसआई का दीजिए, यूपी पुलिस का, यूपी लेखपाल का, यूपी वीडियो का, जूनियर असिस्टेंट का, कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे, करंट अफेयर के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, अधिक से अधिक 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी भी अपनी एक अलग भूमिका होती है आप लोगों के सिलेक्शन में। तो आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए और शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को देखना भी चाहिए। चीज़ें तभी क्लियर होती हैं जब चीज़ों को शुरू से लास्ट तक और रेगुलर देखा जाए। डेली देखा करिए और शुरू से लास्ट तक देखा करिए, ठीक, तभी चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। करंट अफेयर से संबंधित और भी जो चीज़ें होती हैं, जो जानकारी होती हैं, जो मुझे लगता है कि इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताना चाहिए, जो कि किसी न किसी अगर देखा जाए तो तरीके से वो सारी चीज़ें भी आपके एग्ज़ाम में आने की बात होती है। जैसे अगर किसी राज्य की बात हुई तो उसकी राज्य की राजधानी की बात कर लिया गया, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, मुख्यमंत्री की बात कर लिया गया, राज्यपाल की बात कर लिया गया, या उससे जुड़ी हुई और भी कुछ चीज़ें अगर मिलती हैं कि यहाँ का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, पर्यटन स्थल कौन सा है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं करंट अफेयर के साथ साथ। साथ ही साथ अगर किसी देश की बात हुई तो उस राज्य के उस राज्य के प्रधानमंत्री, उस राज्य के राष्ट्रपति, उस राज्य की मुद्रा क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में, उस देश के मुख्यमंत्री कौन है, मिस्टेक हो रहा है, उस देश के प्रधानमंत्री कौन है, उस देश के राष्ट्रपति कौन है, उस देश की मुद्रा क्या है, ठीक, और उस देश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर कोई देश आ जाता है तो उस देश से संबंधित हम लोग जानकारी वो भी लेते हैं। तो साथियों, क्लास को आप लोग डेली देखा करिए और रेगुलर देखा करिए, शुरू से लास्ट तक क्लास को देखा करिए, चीज़ें तभी आप लोगों को समझ में आएंगी। तो आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर की क्लास 13 नवंबर के करंट अफेयर को हम लोग यहाँ पे करेंगे। पहली जानकारी है साथियों कि अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया। और शुरू कब किया था ये सारी जानकारी हम लोग पढ़ेंगे। तो साथियों, अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को
30 नवंबर 2020 तक बढ़ाने की घोषणा की। 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाने की घोषणा की। है। साथियों, हम आप लोगों को बता दें जानकारी के लिए कि दिल्ली सरकार ने वाहनों के होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए, इसका मुख्य उद्देश्य है कि वाहनों के द्वारा जो भी प्रदूषण किया जा रहा है उसको कम करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। साथ ही साथ साथियों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 21 अक्टूबर को इस अभियान की शुरुआत किए। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत 21 अक्टूबर 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस अभियान की शुरुआत की। साथ ही साथ इस अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि यदि शहर में 10 लाख वाहन भी इस अभियान में शामिल होते हैं तो एक वर्ष में PM10 स्तर का 1.5 टन और PM 2.5 का 0.4 टन प्रदूषण कम हो जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रेड लाइट पर खड़े वाहनों को बंद कर 15 से 20% प्रदूषण को कम करना माना जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ये है कि शहरों में, जैसे बड़े बड़े शहरों में जब हम लोग चलते हैं तो वहाँ सिग्नल होता है, रेड लाइट लगी होती है। जैसे सिग्नल मिलता है उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ट्रैफिक को बचाने के लिए, ट्रैफिक ज़्यादा ना हो इस चीज़ के लिए। तो साथियों, इसी अभियान के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री 21 अक्टूबर 2020 को रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, अर्थात जब आप रेड लाइट पे खड़े हैं तो उस टाइम गाड़ी को आप बंद कर दीजिए। ठीक, जब आप रेड लाइट पे खड़े हैं तो उस दौरान गाड़ी को आप लोग बंद कर दीजिए। ठीक, तो इससे क्या होगा कि जब आप अभियान रेड लाइट पर खड़े होने के बाद वाहन को बंद करेंगे तो उनका ऐसा मानना है कि 15 से 20% प्रदूषण कम हो सकता है। जब आप रेड लाइट पे खड़े हों तो गाड़ी बंद रखें, फिर जैसे ही लाइट ऑन हो जाए तो फिर आप आगे की ओर चल सकते हैं। अगली जानकारी है साथियों इसी में कि अभी हाल ही में किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अभी हाल ही में कौन से देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो साथियों, हम आपको बताएं कि बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 11 नवंबर 2020 को निधन हो गया। 11 नवंबर 2020 को निधन हो गया। अभी हाल ही में बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 11 नवंबर 2020 को निधन हो गया। साथियों, हम बताएं कि ये 84 वर्ष के थे। खलीफा बिन सलमान अल खलीफा 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। 24 नवंबर 1935 को जन्मे थे ये। शेख खलीफा बहरीन के शाही परिवार से थे। ये
24 नवंबर 1935 को इनका जन्म हुआ था और ये शेख खलीफा बहरीन के शाही परिवार के थे। उन्होंने साल 1970 के बाद से बहरीन के प्रधानमंत्री के तौर पर देश को संभाला था। खलीफा बिन सलमान अल खलीफा ने 1970 के बाद से बहरीन के प्रधानमंत्री के पद को संभाला और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का भी खिताब इन्हें हासिल है। खलीफा बिन सलमान अल खलीफा जी 1970 से लगातार बहरीन के प्रधानमंत्री के तौर पे आसीन थे। साथ ही साथ हम आपको बताएं सबसे लंबे तक प्रधानमंत्री रहने का खिताब भी इन्हें हासिल है। 15 अगस्त 1971 को बहरीन के स्वतंत्रता के एक साल पहले 15 अगस्त 1971 को बहरीन के स्वतंत्रता के एक साल पहले शेख खलीफा ने पदभार ग्रहण किया था। कब? 15 अगस्त 1971 को स्वतंत्रता के एक साल पहले। कब? स्वतंत्रता के एक साल पहले ही शेख खलीफा ने यह पदभार ग्रहण किया। और शेख खलीफा जी, खलीफा बिन सलमान अल खलीफा जी की अगर बात करें तो ये दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। दुनिया के किसी भी देश के किसी भी देश के तुलना में अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर ये आसीन रहे हैं, बहरीन के प्रधानमंत्री। यहाँ आपका क्वेश्चन बन सकता है कि अब हाल ही में कौन से देश के प्रधानमंत्री का 11 नवंबर 2020 को निधन हो गया। या तो आपसे पूछेगा कि कौन से देश के प्रधानमंत्री, आपसे पूछेगा कि बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन कब हुआ। या तो पूछेगा कि बहरीन के प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु 11 नवंबर 2020 को हुई थी उनका क्या नाम है। ठीक। या तो आपसे पूछेगा कि ऐसे प्रधानमंत्री कौन हैं जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है और अभी तक दुनिया के किसी भी देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहने वाले सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। तो वहाँ आपको बहरीन आंसर देना पड़ेगा। ठीक साथियों, अब अगली जानकारी है कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है। भारतीय मूल के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है। तो साथियों, इनका नाम है काश पटेल। क्या नाम है इनका? काश पटेल। भारतीय मूल के काश पटेल जी को अमेरिका का चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया गया। अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया गया। ठीक साथियों, भारतीय मूल के काश पटेल जी को अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया गया। साथ ही साथ साथियों बताएं कि उनके नाम की सिफारिश, काश पटेल के नाम की सिफारिश अमेरिका के कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलियन ने किया। काश पटेल के नाम की सिफारिश अमेरिका के कार्यवाहक
रक्षा सचिव क्रिस मिलर ने किया। पटेल चीफ ऑफ स्टाफ के पद से इस्तीफा देने वाले जिन स्टीवर्स की जगह लेंगे, क्योंकि पटेल जी काश पटेल की बात किया जाए तो इससे पहले चीफ ऑफ स्टाफ के पद से इस्तीफा दे चुके स्टीवर्स की जगह लेंगे, जिन स्टीवर्स की जगह लेंगे। काश पटेल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। काश पटेल की बात किया जाए तो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वर्तमान में सदस्य हैं। साथ ही साथ साथियों आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही रक्षा सचिव मार्क एस्पर को मार्क एस्पर को बर्खास्त कर दिया था। कश्यप प्रमोद पटेल, काश पटेल के अगर पूरे नाम की बात किया जाए तो इनका पूरा नाम, काश पटेल का पूरा नाम कश्यप प्रमोद पटेल है। कश्यप प्रमोद पटेल, कश्यप प्रमोद पटेल इनका पूरा नाम है। क्या है? कश्यप प्रमोद पटेल इनका पूरा नाम है। इन्हें प्यार से काश पटेल के नाम से बुलाया जाता है। साथ ही साथ साथियों इन्होंने आतंकरोधी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई संवेदनशील पदों पर काम कर चुके हैं। अगर काश पटेल अर्थात जिसका पूरा नाम कश्यप प्रमोद पटेल है, अगर इनकी बात किया जाए तो ये आतंकरोधी जो होता है गतिविधि और साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई संवेदनशील पदों पर कार्य भी कर चुके हैं। ठीक साथियों, अब अगर हम लोग अगली जानकारी की बात करें तो आप लोग बताइए कि विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों बात करें तो प्रतिवर्ष प्रत्येक नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को, प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को, प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस के रूप में 12 नवंबर को, कब? प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ साथियों हम आपको बताएं कि निमोनिया के बारे में प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को निमोनिया के प्रति जागरूकता फैलाने का मुख्य इसका उद्देश्य है। लोगों को निमोनिया दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जिससे लोगों से निमोनिया के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। साथ ही साथ साथियों हम आपको बताएं कि इसके दिन की अगर शुरुआत की बात किया जाए तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 12 नवंबर 2009 को यह अभियान शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 12 नवंबर 2009 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगर विश्व निमोनिया दिवस की बात किया जाए तो इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 12 नवंबर 2009 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 12 नवंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 12 नवंबर 2009 को इसकी शुरुआत की गई, इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान की
शुरुआत की गई। ठीक साथियों, इस अभियान की अगर शुरुआत की बात करें तो 12 नवंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 12 नवंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई। ठीक साथियों, विश्व निमोनिया दिवस की बात किया जा रहा है तो विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसके मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों को निमोनिया के प्रति किस प्रकार से जागरूक किया जाए, अर्थात लोगों को निमोनिया के बारे में जानकारी हो, लोगों को याद रहे कि निमोनिया से हमें अलर्ट रहना है। इसके लिए इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 12 नवंबर 2009 को की गई। कब की गई? 12 नवंबर 2009 को इसकी शुरुआत की गई। अगली जानकारी है साथियों कि भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। दिवाली का ज़बरदस्त माहौल चल रहा है और आज से आप लोगों की 2 दिन के लिए छुट्टी भी हो जाएगी। ठीक, आज की सारी क्लासें आप लोगों को दी जाएंगी। जो टेट सीटेट का बैच चल रहा है उसमें भी आज आपकी पूरी क्लास चलेगी। आपका 14 और 15 छुट्टी रहेगी 2 दिन के लिए। उसके बाद आपकी 16 से सारी क्लासें फिर से कंटिन्यू होंगी। 16 तारीख से दिवाली आप लोग मनाइए अच्छे से, बहुत ही सावधानी के साथ पटाखों को फोड़ने का काम करिएगा। मैं तो कहूँगा कि पटाखों को यूज मत करिएगा, क्योंकि उससे असावधानी भी होती है और वायु प्रदूषण तो होता ही है। आप सभी लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे भारत के जिम्मेदार नागरिक के साथ साथ जिम्मेदार युवा भी हैं, इसलिए आप लोगों की भी यह जिम्मेदारी बनती है और मैं आशा भी करता हूं कि हमारे द्वारा कही हुई बात आप लोग मानेंगे भी। तो साथियों, अगर बात करें तो भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को अभी हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो साथियों, अगर बात करें तो रस्किल ब्रांड को। किसे? रस्किल ब्रांड के प्रसिद्ध लेखक को, भारत के रस्किल ब्रांड भारत के रस्किल ब्रांड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। 2020 से सम्मानित किया गया। ठीक साथियों, 2020 से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ हम बताएं कि इनके पास बच्चों और वयस्कों के लिए अलग अलग शैलियों में लिखी गई लगभग 100 पुस्तक है। जो हमारे रस्किल ब्रांड की पुस्तक है, रस्किल ब्रांड के पास वयस्कों और बच्चों के लिए अलग अलग शैलियों में, विभिन्न शैलियों में लिखी गई लगभग 100 पुस्तकों के करीब का अनुभव है रस्किल ब्रांड के पास। साथ ही साथ साथियों, ब्रांड लेखन ने पाठकों की दोनों श्रेणियों को आजीवन प्यार और प्रशंसा में
भी बदल दिया है। साथ ही साथ भारत में बच्चों के साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए उन्हें भारतीय बाल शिक्षा परिषद द्वारा सम्मानित किया गया। भारत में बच्चों के साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए, किसके? रस्किल ब्रांड के योगदान के लिए, रस्किल ब्रांड के योगदान के लिए भारतीय बाल शिक्षा परिषद द्वारा भी सम्मानित किया गया। रस्किल ब्रांड को अगर बात किया जाए तो रस्किल ब्रांड को भारतीय बाल शिक्षा परिषद, भारतीय बाल शिक्षा परिषद, बाल शिक्षा परिषद के द्वारा सम्मानित किया गया, के द्वारा सम्मानित किया गया। रस्किल ब्रांड की अगर बात किया जाए तो रस्किल ब्रांड के बाद चाहे वो बच्चों की बात किया जाए चाहे वयस्कों की बात किया जाए, लगभग अलग अलग शैलियों में भिन्न भिन्न शैलियों में लगभग 100 पुस्तकों के लिखने का एक्सपीरियंस है, 100 पुस्तकों को। साथ ही साथ साथियों ये जो है स्किल को बढ़ावा देते हैं, अर्थात ब्रांड के लेखन में पाठकों को दोनों श्रेणी में आजीवन प्यार और प्रशंसा में इन्होंने बदल दिया। साथ ही साथ बच्चों के साहित्य के विकास में इनका एक अहम भूमिका है, अहम योगदान है किसकी? रस्किल ब्रांड की। इसी कारण से रस्किल ब्रांड को भारतीय बाल शिक्षा परिषद के द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक साथियों, अगली जानकारी है कि अभी हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंट उपग्रह से अंतरिक्ष में भेजा है? अभी हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? ठीक साथियों, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे कि अभी हाल ही में, अर्थात अभी हाल ही में चीन ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। अंतरिक्ष में भेजा है। साथ ही साथ साथियों हम आपको बताएं कि चीन ने दुनिया के पहले 6G उपग्रह को लॉन्च भी कर दिया। चीन ने दुनिया के पहले 6G उपग्रह को लॉन्च किया। साथ ही साथ चीन ने शाक्सी प्रांत ताइयुआन, शाक्सी प्रांत, कौन सा? शाक्सी प्रांत, शाक्सी प्रांत चीन ने शाक्सी प्रांत ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, ताइयुआन प्रांत के ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 12 अन्य उपग्रह के साथ कक्षा में प्रवेश किया है। 12 अन्य उपग्रह के साथ
कक्षा में प्रवेश किया, कक्षा में प्रवेश किया है, कक्षा में प्रवेश किया है। साथ ही साथ साथियों हम बताएं कि इस उपग्रह के सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद इंटरनेट की स्पीड 5G की तुलना में कई गुना अधिक तेज़ी से डाटा ट्रांसमिशन प्राप्त करने के लिए उच्च आवृत्ति वाले तरंगों का उपयोग शामिल है। यह उपग्रह में प्रौद्योगिकी भी है जो फसल आपदा निगरानी और जंगल की आग को रोकथाम में खासा उपयोगी भी साबित होगी। ये जो उपग्रह है, अगर यह सफल हो जाता है तो फसलों के जो है आपदा निगरानी की बात, और साथ ही साथ जंगलों में जो आग लग जाती है उसकी रोकथाम के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होगा। ठीक साथियों, अब इसी में अगली बात है कि भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला के मालदीव यात्रा के दौरान कितने MOU समझौता हुआ है। ठीक साथियों, अगली जानकारी की अगर बात करें कि अभी हाल ही में भारत और मालदीव के बीच यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच हर्षवर्धन श्रृंखला ने कुल कितने MOU पे साइन किया है। तो साथियों हम लोग लिखेंगे कि भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला, भारत और मालदीव के बीच, भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला, ने की मालदीव यात्रा के दौरान, हर्षवर्धन श्रृंखला की मालदीव यात्रा के दौरान 4 हस्ताक्षर समझौता, कितना 4 समझौते पर 4 शांति समझौते पर, कितने 4 शांति समझौते पर, शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला, भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला की मालदीव यात्रा के दौरान, कौन सी यात्रा, मालदीव यात्रा के दौरान 4 शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किया, अर्थात 4 शांति MOU पे साइन किया गया। ठीक साथियों, अब अगर बात करें तो ये समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में भी मदद करेंगे। जब कोई भी समझौता ज्ञापन होता है तो दोनों देशों के बीच एक मधुर संबंध भी स्थापित होता है, तभी दोनों देशों के बीच कोई भी बातचीत बनती है, वो चाहे कोई भी देश हो। तो साथियों इससे यह पता चलता है कि इनके बीच संबंध पहले से और भी बेहतर होंगे। साथ ही साथ मालदीव पर्यटन उद्योग कोविड-19 से बहुत बुरी तरह प्रभावित है इस समय, और इस वजह से भारत ने सितंबर 2020 में मालदीव को $25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। भारत ने सितंबर 2020 में मालदीव को सितंबर 2020 में मालदीव को 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर
अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है, का ऋण प्रदान किया है। भारत ने सितंबर 2020 में मालदीव को 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है। इस समय मालदीव कोविड-19 जैसी महामारी से बहुत ज़बरदस्त जूझ रहा है। भारतीय विदेश सचिव ने मालदीव की इंडिया फर्स्ट नीति को सराहा। भारतीय विदेश सचिव ने मालदीव की इंडिया फर्स्ट नीति को सराहा और यह भी कहा कि यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। ठीक साथियों, अगली जानकारी है कि आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस। आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस देश ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौते पर भी हस्ताक्षर किया है। किसके बीच? आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस के बीच। आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख नागोर्नो हो गया साथियों, सॉरी, नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में एक सैन्य संघर्ष चल रहा है। इस सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। साथ ही साथ वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शुरू हुए इस विवाद के कारण अब तक हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई है और इसके कारण बड़ी संख्या में लोग भी एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित हो रहे हैं। कोई भी वहाँ रहने को तैयार नहीं हो रहा है, न बस रहा है। ठीक, इतना तगड़ा यहाँ पे सैन्य संघर्ष चल रहा है। साथ ही साथ साथियों, इसी कारण इस विवाद को बीते कुछ वर्षों का सबसे गंभीर विवाद भी माना जा रहा है। इस विवाद को पिछले कई वर्षों का सबसे गंभीर विवाद भी माना जा रहा है। साथ ही साथ साथियों, शांति समझौते के मुताबिक दोनों देश सीमा पर अपनी यथा स्थिति बनाए रखेंगे, यानी वे उस क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ेंगे जहां उनकी सेनाएं अभी मौजूद हैं। इस जो सैन्य संघर्ष चल रहा है, इस सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए जो शांति समझौता हुआ है, इस समझौते के अंतर्गत यह बात हुई है कि सभी सेनाएं, जितनी भी सेनाएं हैं, ये सभी सेनाएं उस क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ेंगी जहां वर्तमान की स्थिति में तैनात है। जो सेना वर्तमान की स्थिति में जहां तैनात है उस क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ेगी।
जिस क्षेत्र में तैनात है। ठीक साथियों, यथास्थिति अपने स्थान पे बने रहेंगे, जिस स्थान पे इस समय तैनात है। अगली बात करें साथियों, पेट्रोनेट एलएनजी के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पेट्रोनेट एलएनजी के नए प्रबंध निदेशक, पेट्रोनेट एलएनजी के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अक्षय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। अक्षय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। पेट्रोनेट एलएनजी के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में अक्षय कुमार सिंह को अक्षय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। ठीक साथियों, अगली जानकारी है साथियों, इम्पोर्टेंट जानकारी, 2-4 जानकारी और हम लोग करते हैं अभी। योर बेस्ट डे इज टुडे बुक निम्नलिखित में से कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, किसके द्वारा लिखी गई है? योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे। योर बेस्ट डे इज टुडे किसकी पुस्तक है या किसके द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा लिखी गई? ये आप लोगों से क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अगली साथियों जानकारी है आप लोगों से, कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात, कृषि एवं प्रसंस्करण, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। कृषि एवं प्रसंस्करण, कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात, खाद्य उत्पाद निर्यात, खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने असम की कौन सी भौगोलिक संकेतन जीआई टैग दिए जाने की घोषणा की? प्राधिकरण ने असम की किसकी? असम की
असम की तेजपुर लीची, तेजपुर लीची किसे, तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत, भौगोलिक संकेत अर्थात जिसे हम लोग शॉर्ट में जीआई टैग नहीं पढ़ते हैं, जीआई टैग, ठीक, भौगोलिक संकेत दिए जाने की घोषणा की है। दिए जाने की घोषणा की है। कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उद्योग निर्यात विकास प्राधिकरण ने असम के तेजपुर की लीची, असम के तेजपुर की जो लीची है उसे भौगोलिक संकेत, क्या, भौगोलिक संकेत जिसे हम लोग जीआई टैग कहते हैं, तो असम के तेजपुर की लीची जो है उसी को भौगोलिक संकेत दिए जाने की घोषणा की है। अगली बात साथियों, हम पूछे थे आपसे कि योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे किसकी पुस्तक है, तो ये साथियों अच्युतन नंबूथिरी, अच्युतन नंबूथिरी, मैं लिखता हूँ यहाँ, अच्युतन नंबूथिरी, योर बेस्ट डे इज टुडे अच्युतन नंबूथिरी की पुस्तक है। योर बेस्ट डे इज टुडे अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई तो अच्युतन नंबूथिरी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। ठीक साथियों, अब अगर अगली बात करें हम लोग सुदर्शन रतन, कौन, सुदर्शन रतन जो जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है उनका पेशा क्या था, सुदर्शन रतन जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है उनका पेशा क्या था, सुदर्शन रतन, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मृत्यु हुई है, पेशा क्या था, पेशा क्या था। तो साथियों इनकी बात करें तो ये एक फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता थे, फिल्म निर्माता। सुदर्शन रतन जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, इनके अगर पेशे की बात किया जाए तो इनका पेशा था फिल्म का निर्माण करना। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है जिसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि उत्तराखंड स्थापना दिवस किस दिन को मनाया जाता है, उत्तराखंड स्थापना दिवस किस दिन को मनाया जाता है। मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो, नहीं तो आपकी मर्जी। उत्तराखंड की स्थापना दिवस किस दिन को मनाया जाता है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस किस दिन को मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस किस दिन को मनाया जाता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो आप लोग नो लिख के मैसेज करिएगा, और अगर आंसर आप लोगों को आता है तो आप लोग आंसर कमेंट करिएगा। क्लास को यहीं से हम ओवर करते हैं। साथियों आज भी आप लोगों की आज भी आप लोगों की सारी क्लासें जो सी-टेट का बैच, सिलेक्शन बैच आप लोगों के यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे चालू किया गया है, उसकी आज भी सारी क्लासें आप लोगों को दी जाएंगी। ठीक, बिल्कुल बेहतर तरीके से क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उससे लाभ ये होगा कि और भी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास क्लास पहुंच सकेगी।
साथ ही साथ ऐसे सभी विद्यार्थियों को हमारी तरफ से बहुत ढेर सारी दिवाली की हार्दिक शुभकामना। और आप लोग अच्छे से दिवाली का पर्व मनाइए खुशियों के साथ। साथ ही साथ पढ़ाई को भी आप लोग कंटिन्यू रखिएगा, चाहे थोड़ा ही 2-4 घंटे ही पढ़िएगा, लेकिन पढ़ाई को ज़रूर कीजिएगा। आप लोग उसे बाधित मत करिएगा, क्योंकि अगर पढ़ाई हम लोगों की होती रहेगी, नौकरी चाकरी लगेगी, तभी हम लोगों के जीवन में मान लीजिए कि खुशियों का त्यौहार जो दिवाली है वो आएगा। ठीक, तो इसी के साथ आप लोगों को दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।